सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे A1 नॉलेज में। आपकी जो पढ़ाई का जो शेड्यूल था वो बदल इसलिए गया क्योंकि आप सभी जानते हैं एक महामारी हमारे पूरे संसार में फैली हुई है। उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई जो थी वो रोक दी गई थी, लेकिन अब आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है और A1 नॉलेज के तहत यह अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का A1 नॉलेज में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। तो अब आप अभी तक घर पे खाली बैठे रहे होंगे। आप लोगों ने संभवतः ऐसा ही है, मुझे ऐसा अनुमान है कि आप लोगों ने अपनी बुक को नहीं पढ़ा होगा। तो अब आपका समय, आपके बोर्ड एग्जाम है, समय बहुत ही नजदीक बढ़ रहा है, बहुत कम समय रह गया है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है। तो इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम का ध्यान रखते हुए आपकी पढ़ाई का प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा पहला वीडियो है आप सभी के लिए, मैं पहला वीडियो लेकर आया हूं। सब्जेक्ट आपका है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, और आपके पास बुक आपने नहीं ली है तो आप उसको शीघ्र से शीघ्र ले लें ताकि आप जो है पढ़ना जारी रख सकें अपना। तो आप सभी को मैं ले चलता हूं अपने सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है मेरा शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये चैप्टर पार्ट 1 ये लिखा भी है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आप सभी के लिए, मैंने पहले बता दिया, लेकर आया हूँ। विषय आपका पढ़ा है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। मेरा क्लास भी पढ़ा हुआ है और मेरा मोबाइल नंबर भी है। यदि किसी कारणवश कोई आपको दिक्कत लगे या परेशानी हो तो आप तुरंत ही मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग आप उससे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर मेरा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। तो इसमें अब इस चैप्टर को कई टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं आपके लिए, जिनको आप देख लें। पहला टॉपिक है मेरा पारिवारिक बजट की अवधारणा। गौर से देख लीजिएगा, ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, अभी और भी हैं। पहले आप इनको पढ़ लें, मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ। पारिवारिक बजट की अवधारणा ये पहला टॉपिक है। उसके बाद सेकंड है पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा, ये लिखा है। तीसरा है पारिवारिक बजट का उद्देश्य। चौथा है बजट के प्रकार। पांचवा है पारिवारिक बजट के लाभ एवं उपयोगिता। छठा है पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदें। तो ये सारे टॉपिक मेरे हैं। अगले टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप देख लें, ठीक है? इनको देख लिया आपने। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो देख लिया आप लोगों ने था कि पहले जो मेरे मुख्य टॉपिक थे। अब ये देखिए दूसरे टॉपिक है पारिवारिक बजट के सिद्धांत। उसके बाद टॉपिक है एंजल्स के नियम व आलोचना। उसके बाद है निम्न, मध्यम व उच्च वर्ग का पारिवारिक बजट, प्रतिदर्श बजट का निर्माण, व्यय में मितव्ययता। ये टॉपिक है मेरे चैप्टर। इन्हीं टॉपिक पे मेरा पूरा जुड़ा हुआ है या इन्हीं से रिलेटेड है। तो मैं पुनः एक बार इन टॉपिकों को रिपीट करना चाहूंगा। तो पहला टॉपिक था पारिवारिक बजट की अवधारणा। दूसरा था पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। तीसरा मेरा टॉपिक था पारिवारिक बजट का उद्देश्य। चौथा टॉपिक था मेरा बजट के प्रकार। पांचवा टॉपिक था पारिवारिक बजट के लाभ एवं उपयोगिता। छठा टॉपिक था मेरा पारिवारिक बजट संबंधी मुख्य मदें। सातवां टॉपिक आपको दिख रहा होगा पारिवारिक बजट के सिद्धांत। आठवां टॉपिक है एंजल्स के नियम व आलोचना। उसके बाद नवा टॉपिक है
निम्न, मध्यम व उच्च वर्ग का पारिवारिक बजट। 10वां टॉपिक है मेरा प्रतिदर्श बजट का निर्माण। उसके बाद 11वां यानी कि लास्ट टॉपिक है मेरा व्यय में मितव्ययता। तो ये सारे टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड मेरा पूरा चैप्टर है। अब ये टॉपिकों को मैंने सभी को बता दिया है। अब बढ़ते हैं, मेरा पहला टॉपिक क्या था, उस फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पारिवारिक बजट की अवधारणा। तो पारिवारिक बजट है क्या ये? तो ये आप सभी जान लें कि मानव द्वारा किए गए प्रयासों या परिश्रम से मिलने वाले आर्थिक फल को आय कहते हैं। मानव द्वारा किए गए प्रयासों या परिश्रम से मिलने वाले आर्थिक फल को आय कहते हैं। किसी निश्चित समय के अंतर में अपनी सेवाओं या संपत्ति के उपयोग के बदले में, किसी निश्चित समय के अंदर अपनी सेवाओं या संपत्ति के उपयोग के बदले में प्राप्त द्रव्य या धन, प्राप्त द्रव्य या धन आय कहलाती है। पारिवारिक यानी परिवार की आय केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से, परिवार की जो आय होती है वो केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से अथवा एक से अधिक सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से, या तो परिवार में एक सदस्य कोई आर्थिक कार्य कर रहा अथवा एक से अधिक, तो उनके सामूहिक प्रयासों से हो सकती है। परिवार की आय जितनी अधिक होगी, परिवार के रहन सहन का स्तर जो है उतना ही ऊंचा होगा, यानी कि अच्छा होगा। इस प्रकार परिवार की आय को उसके रहन सहन तथा सामाजिक स्तर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि आय से ही, परिवार की आय जो होती है उससे परिवार के रहन सहन और उसके सामाजिक स्तर पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का केंद्र होता है। परिवार में जो सदस्य होते हैं, जो उसमें निवास करते हैं, वो परिवार विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का एक केंद्र माना गया है। व्यक्ति एवं परिवार की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जो व्यक्ति हैं, परिवार में रह रहे हैं, अथवा परिवार की आवश्यकताएं वो होती हैं, वो असीमित होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। यदि एक आवश्यकता आपकी समाप्त होती है तो दूसरी नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो इसीलिए आवश्यकताएं असीमित हैं, क्योंकि नित्य नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। सीमित आय द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो असीमित आवश्यकताएं हैं उनकी सीमित आय द्वारा, आय जो है सीमित होती है, जाहिर सी बात है, आय असीमित तो है नहीं कि आज 10,000 कल 20,000 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आय जो है सीमित आय द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकता को, जो आवश्यकताएं हैं उनकी प्राथमिकता को निर्धारित करने के साथ साथ पारिवारिक आय व्यय को नियोजित करना भी आवश्यक होता है। परिवार की आय व्यय को नियोजित करना भी आवश्यक होता है। पारिवारिक आय व्यय को नियोजित करने का महत्वपूर्ण उपाय पारिवारिक बजट है। सुन लीजिए, पारिवारिक आय व्यय को नियोजित करने का महत्वपूर्ण उपाय क्या है? पारिवारिक बजट है। तो यही है पारिवारिक बजट की अवधारणा। यानी कि परिवार में जो बजट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उससे क्या होता है, हम अपनी आवश्यकताएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं मानव की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक आय जो होती है वो परिवार की सीमित होती है। उस सीमित आय से हम जो है आवश्यकताओं को नियोजित करते हैं। नियोजित का मतलब आवश्यकताओं को चुनते हैं कि कौन सी मेरी प्राथमिक आवश्यकता है, कौन सी गौण आवश्यकता है। तो पहले प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देते हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं उनकी तरफ बाद में ध्यान देते हैं। पहले हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसके बाद जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो इसलिए पारिवारिक बजट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परिवार के लिए। इससे क्या होता है, पारिवारिक बजट से हमारे रहन सहन का स्तर है उसके बारे में हमें आभास हो जाता है कि हमारा पारिवारिक स्तर का जो स्तर है वो रहन सहन किस प्रकार हो रहा है। यदि हमारी आय जो है वो अधिक होती है तो स्तर भी मेरा अच्छा होता है रहन सहन का। यदि आय निम्न होती है तो मेरे रहन सहन का स्तर भी निम्न हो जाता है। तो इसलिए इस बजट को बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए बहुत ही लोगों ने, हमारे जो गृह अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने प्रयास भी किया, मतलब लोगों को प्रेरित किया कि पारिवारिक जो है वो आवश्यकताएं बजट के द्वारा व्यक्ति पूरा करे। बजट से क्या होता है, पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है। इससे हमें परिवार की स्थिति का पता चल जाता है और उसमें बजट में बचत का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है।
तो इसलिए जो भी हम परिश्रम करते हैं या श्रम करते हैं उसके बदले हमको एक आर्थिक फल मिलता है। फल का मतलब एक धनराशि मिलती है। उसी धनराशि से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपने रहन सहन के स्तर को सुधारते हैं और जो परिवार में अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी आवश्यकताओं की तरफ हम विशेष ध्यान रखते हैं। और परिवार में एक ही व्यक्ति केवल आर्थिक श्रम नहीं करता है बल्कि अन्य भी सदस्य होते हैं, वो भी यदि श्रम के योग्य हैं तो वो भी श्रम करते हैं और श्रम के बदले में आर्थिक फल यानी कि धनराशि लाते हैं या उन्हें प्राप्त होती है। तो वो सामूहिक आय एकत्र की जाती है, सभी व्यक्तियों द्वारा आय एकत्र की जाती है और उससे हमारी कुल आय का पता चलता है कि परिवार की आय कुल कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना व्यय भी करते हैं। तो इसीलिए परिवार की आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि प्रत्येक गृहिणी को ऐसा करना चाहिए। जो कुशल गृहिणियां हैं वो परिवार की उन्नति का विशेष ध्यान देती हैं और जो अकुशल कह सकते हैं गृहिणियां होती हैं उनसे क्या होता है, परिवार की स्थिति का जो स्तर है वो अच्छा नहीं हो पाता। इसीलिए गृहिणी को शिक्षित, समझदार व योग्य होना चाहिए। शिक्षित, समझदार, योग्य गृहिणी ही पारिवारिक स्तर को ऊपर ले जा सकती है यानी कि उठा सकती है। तो गृहिणी को चाहिए कि परिवार के स्तर को हमेशा ऊपर ही उठाए। तो ये मेरा पारिवारिक बजट की अवधारणा थी, ये मेरा पहला टॉपिक था। अगले टॉपिक जो है मैं आपको अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा उस अगले वीडियो में आपको मैं अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।